नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जैसा कि हमारे सभी डेयरी फार्मर और सभी हमारे किसान भाई जानते हैं कि किस प्रकार से जबलपुर के अंदर डेयरी फार्म का काम किया जाता है। दोस्तों, काफी हमने स्टेट विजिट किए हैं, काफी एक्सप्लोर किए हैं। उसमें से लगभग हमने आज यहाँ जबलपुर का एक डेयरी फार्म विजिट किया है जिसमें काफी मात्रा में भैंसें रखी गई है। लगभग 500 बफेलो हैं और काफी 3000 लीटर दूध का प्रोडक्शन पर डे का होता है और काफी बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं। गर्मियों का टेम्परेचर मेंटेन करना, पशुओं की हेल्थ को देखना और टाइमिंग से पूरे डेयरी फार्म का संचालन करना। तो आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी डेयरी फार्मर हैं और काफी लगभग 40-50 सालों से इस बिजनेस को चलाते आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है और किस प्रकार से डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय और अपना नाम बताएं सर। मैं मनोहर खत्री जी जबलपुर से हूँ, रामचंद डेयरी का संचालक हूँ। जी। कंदाखेड़ा स्थित में कंदाखेड़ा जबलपुर में हमारी डेयरी फार्म है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस डेयरी फार्म की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? डेयरी फार्म शुरुआत तो पिछली पीढ़ी में फादर ने की थी। यहाँ पर जी। पार्टीशन के बाद से इंडिया आए थे, तो इंडिया के बाद इंडिया में जबलपुर में आने के बाद हमने डेयरी फार्म स्टार्ट किया। अच्छा, उस कितना समय हो चुका है? लगभग 60-65 साल तो हो गए। 60-65 साल। और आपको इस बिजनेस में आए कितना समय हो गया? मेरे को क्या 30 साल लगभग। 30 साल हो गए। सर, उस समय कितने पशु थे शुरुआत में आपके पास, जब आप 30 साल पहले एंट्री हुई थी आपकी? 150। फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया। आज प्रेजेंट में कितने हैं सर, छोटे बड़े सभी? छोटे बड़े मिलाकर तो 550-600 होंगे। 550-600 एनिमल हैं। सर, बात की जाए अभी जो मिल्किंग में पशु हैं वो कितने हैं? वो होंगे लगभग 400 के लगभग। 400 के लगभग। बाकी प्रेग्नेंट और ड्राई हैं। सर, जैसे इतना बड़ा फार्म आप चलाते हैं, तो अगर 500 पशु रखे हैं तो कितनी लेबर लगभग मैनेज करने में, कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ पर? 70 से 75 लोग होते हैं। 70 से 75 लोग देखते हैं। अलग अलग डिवीजन के लोग होते हैं इसमें। अच्छा। जैसे ये जो लेडीज होती हैं जो गोबर और भूसे का और ऊपरी काम करती हैं जी। और जो मिलकर होते हैं, दूध दोहने वाले होते हैं जी। और साथ में हेल्प करने वाले हेल्पर होते हैं। जी। तो वो अलग अलग डिवीजन में अलग अलग काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आप अभी जो इतने पशुओं को दाने में क्या दे रहे हैं? दाने में चना चुनी है, राहर चुनी है, खंडा है, कपास की खली है, सरसों की खली है, मक्का है पिसा हुआ। जी। सर, ये भिगो के देते हैं, सूखा देते हैं आप? भिगो के देते हैं। कितने टाइम पहले भिगोना पड़ता है? 12 घंटे पहले। 12 घंटे पहले भिगोना पड़ता है। सर, जैसे अभी आपके पास हम वीडियो में हमने देखा कि काफी बढ़िया जो पानी की आपने व्यवस्था की है गर्मी के टेम्परेचर के लिए, तो ये गर्मियों के टाइम में चलता है कि आप इसको वैसे चलाते रहते हैं? तो गर्मी में चलता है और ये जो जूट के पर्दे होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। अमूमन आपने पोल्ट्री फार्म में देखा हुआ है। जी, देखा है। बट लेकिन यहाँ पर ये जो लू आती है बाहर से शुरू में तो जानवर बीमार होते हैं। अच्छा। तो उसको बचाने के लिए और दूसरी बात तापमान कम हो जाए तो ये ऊपर स्प्रिंकलर चलते हैं, नीचे पंखे लगे रहते हैं और ये पर्दे से कूलर जैसा वातावरण बन जाता है। बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन करके चलता है। 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। सर, जैसे काफी बड़ा फार्म है, हमने देखा है आपके अलग अलग बेरियल में पशु हैं। जैसे नहलाने के लिए आपने अलग सेक्शन बना रखा है। लगभग कितनी बार गर्मियों में नहलाया जाता है इनको? 12 महीने 3 बार नहाती है। बहुत ज्यादा ठंड हो तो 1 बार। अच्छा। अदरवाइज 2 बार 3 बार कम से कम। 3 बार रेगुलर या 2 बार तो नहलाते हैं। सर, अभी अगर बात की जाए 400 बफेलो या जितनी मिल्किंग में है, प्रोडक्शन कितना है अभी एक दिन का? एक दिन का टोटल प्रोडक्शन लोग मिल्किंग का नहीं काउंट करते, बट पूरे हर्ड का जितने डेयरी फार्म का जी, वो 3000 एवरेज आता है साल का। 3000 एवरेज आता है साल का। फ्लक्चुएट होता है, ठंड में बढ़ जाता है। अभी जैसे क्लाइमेट गर्म है तो कम हो जाएगा जी। फिर धीरे जब काविंग बढ़ जाएगी, मतलब जानवर पशु जन्ना शुरू हो जाएंगे तो मिल्किंग एनिमल बढ़ जाते हैं जी, तो फिर वो बढ़ जाता है। सर, हमने देखा है कि आपके फार्म पर अलग अलग जितने भी लेबर हैं वो अलग अलग सेक्शन वाइज अपना काम देख लेते हैं। तो आपने एक मतलब कितनी भैंसों पे एक लेबर रखा जाता है? मिलकर को तो औसत 12-13 भैंस पड़ती है। मिलकर को जो दूध दोहने वाला तो 12 भैंसे औसत लगाता है जी। बट लेकिन 30 भैंसों में 3 आदमी लगते हैं। 30 भैंसों में 3 आदमी लगते हैं। अच्छा, तो उनका खाना फीडिंग सभी वही करते हैं? सब वो करते हैं, दूध दोहने से लेकर साफ सफाई तक वो सब करते हैं। गोबर उठाना और भूसा डालना और हरा चारा डालना ये महिलाएं करती हैं। सर, हरा चारा जो है वो इतने बफेलो में अवेलेबल हो जाता है? यहाँ किसान आसपास के लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का कि यहाँ मार्केट है। हाँ। तो जैसे बरसीम है या MP चरई है या सूडान है जी, इस टाइप ग्रास मिल जाती है। 12 महीने मिल 10 महीने मिल जाती है उसमें। अच्छा, कुट्टी करके सीधा आपके फार्म पर आ जाता है? तो हमारे यहाँ खड़ी लाते हैं कुट्टी, मौके पे ट्रैक्टर से कनेक्ट करके कर जाते हैं और यही कुट्टी हो जाती है। सर, सूखे में कौन सी तूड़ी दे रहे हैं अभी आप? सिर्फ गेहूँ।
गेहूं की देते हैं। उत्पादन गेहूं का यहाँ हो जाता है इतना? गेहूं का पर्याप्त मात्रा में रखवा है यहाँ गेहूं का। आपके पास हमने गोडाउन भी देखा है, काफी बड़ा है। कितना स्टॉक हो जाता है इसमें? हो जाता है, थ्रू आउट ईयर का हो जाता है। अच्छा, सीजन टू सीजन। सर लगभग आपको 30-35 साल आपको भी इस जर्नी में हो चुके हैं, तो क्या क्या बदलाव समय के हिसाब से इस फार्म को देखते हुए हुए हैं? विशेष तो कुछ नहीं हुआ, बट सिर्फ ये है कि मैन पावर घट रहा है। मैन नए लोग इस काम को नहीं करना चाह रहे हैं। हमारे परिवार के लोग ही नए बच्चे हों या दूसरे कर्मचारी परिवारों में नए बच्चे हों, तो इस काम को नहीं करना चाह रहे। लेकिन आपने तो अच्छा रेगुलर बना के रखा है, मेंटेन करके रखा। आज 150 से लगभग 500 बफेलो आपने मेंटेन की हुई है। हर बंदा व्हाइट कॉलर जॉब चाहता है। अच्छा। ये शेड्यूल इसका ऑड टाइम होता है, सुबह 3 बजे उठना पड़ता है और मतलब किस्तों में सोना है इस काम में। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में जल्दी। बच्चे भी परिवार के बच्चे भी अब जैसे नहीं करना चाहते इस काम को, चाहते हैं कि अब नहीं है, ये डिफिकल्ट काम है, अपने बस करना है। नाइट में उठना पड़ता है, मॉर्निंग में जल्दी आना पड़ता है। आपको उठना पड़ेगा आपको 3 बजे, और फिर सुबह 9 बजे 9:30 बजे सोओगे, फिर 1 बजे उठोगे, फिर रात तक जागोगे 10 बजे तक, फिर 10 बजे सोओगे। तो आजकल मोबाइल की दुनिया है, लोग नेट में मोबाइल में यहाँ वहाँ चैटिंग फैटिंग सब चीजों में लगे रहते हैं, तो कहाँ से कोई काम करेगा? कहाँ से करेगा? इजी काम देखते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि वीडियो के अंदर फार्म के अंदर आपने जो है पर्दों के साथ पानी चलता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये जो ब्रीड है आपकी, जो बफेलो है, ये कहाँ, कौन से जंगल की है? ये हरियाणा से। हरियाणा से? आप स्वयं जाकर लेके आते हैं? नहीं, वो भी कांटेक्ट हो जाता है, कई कुछ बार 1-2 बार जाते भी है, बट लेकिन मैं सब अब ऐसे संबंध बन चुके हैं कि ट्रस्ट के साथ में माल आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि उनको भी हमारा टेस्ट मालूम चल गया कि हम किस तरह की बफेलो खरीदते हैं जी, ठीक है ना। और हमको भी मालूम है कि भाई हमारी पार्टी जो है ये मतलब कहीं भी हेरफेर नहीं है इसमें, फुली ऑनेस्ट है। तो नरवाना एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जी, जिंद के पास, जींद के आगे पड़ती है नरवाना जी, वहाँ मियाँ सिंह सिहाग करके है, उनसे आता है। अच्छा, उनसे आता है। सर आपके पास इतनी बफेलो है तो ओनली हरियाणा से ही आप भैंसों को, या राजस्थान से भी पसंद करते हैं? गुजरात से भी आती है। गुजरात से कौन सी ब्रीड आती है? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से आती है। बन्नी वाली? बन्नी तो नहीं कहेंगे, क्रॉस बन्नी है। क्रॉस बन्नी आती है। बन्नी होती है कच्छ भुज में, वो दूर पड़ता है, वहाँ पे सिस्टम नहीं है सेट पूरा। अच्छा सर, ये जो भैंसे आपके पास हमने देखा है कि 3-4 प्रकार की नस्लें हैं, तो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया रिजल्ट किसका है? हरियाणा से बेहतर दुनिया को है ही नहीं। अच्छा, 12 मन तो दूध देती है? 8 महीने? 12 महीने तो नहीं देती कोई भैंस भी, बट लेकिन हाँ 9 महीने 10 महीने तक देती है। 8-9 महीने? 9 महीने 10 महीने तक दूध देती है, और टाइम से ईट पे आ जाती है? हरियाणा की भैंस तो कंफर्म है। अच्छा, कहीं वो नहीं है उनका, तो खैर अपना अलग वो है। वो एक्चुअल में एक होता ना, जैसे मतलब कि नेटर टाइप की, और किसी भी वातावरण में सेट हो जाना, एडजस्ट हो जाना बहुत जल्दी हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ आके कंफर्ट हो जाती है। अच्छा सर, आप जैसे हर साल भैंस खरीदते हैं या फिर आपको? हाँ, 18 से 20% भैंस हमको खरीदनी पड़ती है। और ड्राई भैंसे निकालते भी होंगे आप? ड्राई तो पालते हम लोग, कोशिश करते हैं अगर मतलब प्रेग्नेंट है तो रखते हैं। प्रेग्नेंट हो जाती होती है तो निकालना, ज्यादा समय तक अगर ड्राई होती है, लंबे समय तक, तो फीड कॉस्ट ज्यादा आता है। फीड कॉस्ट ज्यादा, फिर दूध का प्रोडक्शन गिरता है ना जी। भाई, एनिमल बढ़ेंगे आपके और दूध उत्पादन कम होगा तो खर्च बढ़ेगा। तो ऐसा होता है। सर जैसे कि आपने बताया कि हरियाणा की अच्छी बफेलो हैं, और साथ ही राजस्थान से भी लोग लेकर आते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान से नहीं आती। सर पानी की व्यवस्था पर्याप्त है यहाँ पर? पानी तो बहुत है, जबलपुर में पानी बहुत ज्यादा है। यहाँ पानी इतना है कि 24 घंटे भी हम 4 बोर चला कर रखेंगे तो भी पानी नहीं घटेगा। अच्छा, जैसा आपने बताया कि इतना जो दूध है प्रोडक्शन होता है, तो ये आप स्वयं सेल करते हैं कि रिटेलर को देते हैं? कुछ मतलब 90% स्वयं सेल करते हैं, 10-15% जो है वो होटलों में जाता है। होटलों में जाता है। दोस्तों देखा आपने, बहुत ही बढ़िया तरीके से फार्म चला रहे हैं, और लगभग 50 से 70 लोगों का स्टाफ है जिनकी रोजी रोटी फार्म के माध्यम से चलाई जा रही है, और लगभग 30 सालों से अंकल खुद इसको मैनेज कर रहे हैं। अंकल ये बताएं कि आपके पास जो जितने भी अभी कितने सेक्शन बने हैं बफेलो के? सेक्शन बोले तो अलग अलग पार्ट में जो भैंसे हैं, बाड़े हैं, जो जिसको तबेला बोला जाता है। तबेला तो पूरा कंप्लीट एक ही है, एक ही है, लाइन बोलते हैं हम। लाइन जी, लाइन मतलब वो गिन लेंगे तो अपन 1 2 4 6 10 12 करीब होंगी। 10-12 गिनती कभी नहीं करी, लेकिन कभी नहीं किया आपने, काउंटिंग नहीं किया। बाकी काम 2 जगह उतरता है, एक मतलब एक पार्ट ये, एक पार्ट हुआ है। आपके पास काम बिल्कुल मैनेजमेंट से किया जा रहा है। हमने लेबरों को भी देख पा रहे हैं कि वो थैला गाड़ी से फीडिंग लेके जा रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं, और मिल्किंग वाले मिल्किंग कर रहे हैं, काउंटिंग वाले काउंटिंग कर रहे हैं। प्रॉपर अपना अपना काम सब देख रहे हैं। नहीं, उसके लिए क्या होता है कि मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और हमको मालूम है कि हमको पीला कहाँ पर है। अच्छा, काम को सरल कैसे करें भाई। अगर वो बाई हैंड ले जाएंगे उठा के, फीड वाले हैं तो टाइम ज्यादा के लोग और फीड गिराएंगे भी रास्ते में। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होगा कि फीड में ऑयल होता है जी, तो वो स्लिप भी होगा बंदा कोई, तो सिर्फ ठेले की व्यवस्था की गई, कैन लाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था की गई,
तो हर प्रकार से इतना जो गोबर इतनी मात्रा में आपके पास इकट्ठा होता है, इसका क्या यूज होता है? गोबर एक्चुअल में आजकल जा रहा है प्लांट में, यहाँ पर एक प्लांट है हमारे यहाँ सांची का, सांची का प्लांट। हाँ, गोबर प्लांट है। तो गोबर ट्रालियों से वहीं जाता है? ट्रालियों से वहाँ चला जाता है। अच्छा। यहाँ पे ठेकेदार लोग होते हैं जो ट्रॉलियों से गोबर खरीदते हैं, वो 250 से पौने 300 रुपये ट्रॉली खरीदते हैं। ट्रॉली खरीदते हैं? ट्रॉली उन्हीं की होती है, हमको सिर्फ गोबर डंप करना होता है। अच्छा, ये ट्रॉली उन्हीं की होती है। एक ट्रॉली में लगभग कितना आ जाता होगा? कभी इस बात को काउंट नहीं किया, वजन नहीं कराया हमने। एक दिन में कितना ट्रॉली गोबर हो जाता है? हमारा इंटरेस्ट उस तरफ नहीं होता, रख दीजिए। बट लेकिन अब ये मान चलिए 100 भैंसों में ट्रॉली भर जाती है। 100 भैंसों में एक भर जाती है, तो लगभग 4-5 ट्रालियां 4 से 5 ट्रॉली रोज निकल जाता है। तो ये प्लांट पे वो क्या यूज लेते हैं, आपको आइडिया नहीं? बायोगैस। बायोगैस बनाते हैं और उसको वापस यूज में लिया। अब उनका वो अपना है कि कहाँ यूज करते हैं, क्या करते हैं, उनका पर्सनल जो है। अंकल, जैसे हमारे इंडिया में डेयरी फार्मिंग का काफी स्टेटों में डेयरी फार्मिंग की जाती है, लेकिन लोग इसे लॉस का बिजनेस भी मानते हैं। लॉस का तो क्या हो रहा है? अब हो रहा है लॉस का बिजनेस कि काफी भैंसों की कॉस्ट तो अपनी जगह बढ़ रही। इसमें क्या है, जो पीछे हरियाणा में जो पालने वाले लोग थे, जहाँ तैयार होती थी भैंस, वहाँ भी जानवर कम हो रहा है, उनके बच्चों का रुझान नहीं है इस तरफ। जी। हमारे बच्चों का रुझान नहीं है डेयरी फार्म। ब्रीड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ब्रीड के अलावा मतलब घरों में कम हो गई है। कि पहले घर घर में 10-10 भैंसें होती थी, अब एक दो हो गई। घर के दूध पीने के लिए होनी चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमारे बच्चे हैं वो भी इस काम करके राजी नहीं है, और जो गांव देहात के बच्चे हैं वो भी एजुकेटेड हो रहे हैं थोड़े थोड़े। अगर मैट्रिक भी कर ली उन्हें, तो लगता है पढ़े लिखे आदमी डेयरी में काम करेंगे क्या, तो इस करते मतलब थोड़ा सा। क्योंकि पहले हर घर बफेलो खुद गांव में, तो गांव में भी लोग दूध खरीदने लगे हैं आजकल। गांव में दूध खरीदने, गांव में भी नहीं होती है, भैंसे रखते नहीं है, बफेलो का काम करते हैं। गवर्नमेंट ने लॉ खूब बांटा है, बट लेकिन वहाँ गाँव में। लेकिन अगर मैनेजमेंट के साथ अगर किया जाए, टाइम के साथ किया जाए, डिसिप्लिन से, तो क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट मान सकते हैं? गांव देहात वालों को हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो लेबर कॉस्ट आती है भैंस की, एक भैंस को दूध धोने की जी तकरीबन 45 रुपए के आसपास आती है, 45 से 50 रुपए पर डे एक भैंस की। ओहो। और गांव देहात की वो बचत फ्री हो जाएगी। बिल्कुल। और हमको जो बिजली बिल लग रहा है वो तकरीबन 8 रुपए के आसपास प्रति भैंस हो जाता है। तो मंथली बिल कितने का चला जाता है? मंथली बिल तो लाख रुपए के आसपास का आता है। ओहो। मतलब 70,000 से लाख रुपए के आसपास आता है, और गर्मी दिनों में पहुंची 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। मेंटेनेंस काफी ज्यादा है। और भाई देखिए, फर्स्ट को धोना, स्प्रिंकलर चलाना, भैंसों तीनों टाइम नहलाना, और फिर लापरवाही होती है, कर्मचारी खुद ही नहा रहे हैं, 3 से तक बह रही है। जैसे इतनी बफेलो में ट्रीटमेंट, कभी कोई बीमार भी होती होगी या डॉक्टर आते हैं, रूटीन चेकअप करते हैं? नहीं, जब क्या होता है, जानवर जब बीमार होता है तो पहले वो खाना पीना छोड़ता है। बिल्कुल, सबसे पहले तो वो एक उसका मतलब रहता है कि ये कुछ उसमें है, शंका के दायरे में है कि ये बीमार तो नहीं है, तो उसको चेकअप किया जाता है। फीवर तो फीवर क्लास किया जाता है, मान लो कोई और प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, वो किया जाता है। इतने बफेलो में जो है कंसीव जैसे हीट पे आती है, तो डॉक्टर द्वारा होती है, बुल रखा है आपने? बुल है, 50 पे बुल है। 50 पे एक बुल है, तो लगभग मान के चले 10 बुल होंगे। 11 बुल, 10-11 बुल खुद के तैयार किए हैं आपने? खुद के। अच्छा, क्या रिजल्ट उनसे? बच्चे आते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, जो आ जाए, जो भी आ जाए। सर, यदि हमारे भारत के नए युवा, लास्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, भारत के नए युवा, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहें तो शुरुआत में कितने पशु से स्टार्ट करें या ना करें? ये प्रॉफिट का बिजनेस या लॉस का? आपके 30 साल का अनुभव क्या बोलता है? अनुभव ये बोलता है, देखिए हम तो विरासत में मिला जी, पुश्तैनी काम है, पुश्तैनी काम। हम तो करते चलती गाड़ी में बैठे थे जी। तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि 10 से करेंगे, 20 से करेंगे, 50 से करेंगे, बट इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। जो भी नया जो आदमी करेगा तो कमा नहीं पाएगा, वो कई साल तो उसको इन्वेस्टमेंट करते करते निकल जाएंगे जी। जैसे 10 भैंस लाता है सपोज, वो 10 भैंस लाएगा, मान लो 15 लाख रुपये 10 भैंस लाएगा, तो उसके लिए शेड बनाएगा, उसके पानी पीने की व्यवस्था बनाएगा, तो उसके लिए गोदाम की व्यवस्था बनाएगा दाम रखने के लिए, तो उसके लिए लेबर क्वार्टर बनाएगा, फिर थोड़ा दूध 6 महीने बाद घट जाएगा तो 3 भैंस और लाएगा, तो वो कई सालों तक रहेगा, पिछले वाली ड्राई होती रहेगी। तो सिस्टम एक वो जब तक आप रुकोगे नहीं जी, कंटिन्यू स्टेबल होके चलेंगे। तो जो बढ़ाओगे आप काम तो इन्वेस्टमेंट होगा भाई, कंस्ट्रक्शन लगाओ, फिर कंस्ट्रक्शन। भाई ये तो दुकान में क्या होता है कि एक माल आया 100 रुपए का, बिक गया, फिर 100 का फिर ले आया, हाथ में 200 रुपए आ गया, ऐसा तो इसमें दूध बेच के आएगा, वो नहीं है। इसमें आपको काम बढ़ाना है तो काम के साथ जो कहना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन है आपका जी, वो भी पूरा बढ़ाना पड़ेगा। भैया पूरे शेड्स नहीं बनेंगे, जो मतलब कहना चाहिए कि मतलब गोदाम से लेके, लेबर क्वार्टर लेके, नहाने की हौदी से लेके, पानी लाने की हौदी से लेके, सारी व्यवस्थाएं एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, उसको काफी लागत आएगी। एडवांस करते जाना है, करना पड़ेगा रेगुलर। काम बढ़ाना है तो आपको एरिया चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, जमीन चाहिए, पानी चाहिए, उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।
तो लागत बहुत लगती है इसमें। अच्छा, और जब रुकोगे आप तब फिर प्रॉफिट निकलेगा, और नहीं तो फिर लगाते जाओ, जो आया वहां डालते जाओ, जो आया वो डालते जाओ, लगाते जाओ, तो उससे कंटिन्यू फार्म बढ़ता रहता है। शॉप अगर चलता है, शॉप के काम में क्या होता है कि आप काम करो तो एक गोदाम हो गया, एक शॉप हो गई, अब उसमें टर्नओवर चाहे जितना कर लो, इसमें आपको अगर काम बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लेबर क्वार्टर लगाने पड़ेंगे, भूसे का गोदाम बनाना पड़ेगा, दाने के लिए गोदाम बनाने बफेलो भी परचेस करने बफेलो परचेस करना ही पड़ेगा, काम बनाना तो शेड बनाना पड़ेगा बफेलो बांधने के लिए, उसके बच्चे हों उसके लिए शेड बनाना पड़ेगा, सारी व्यवस्था, गोबर फेंकने की जगह चाहिए रहेगी आपको सेपरेट उसके लिए, जी, बहुत सारी व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती तो वो आज के दौर के लिए बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। देहात का जो आदमी है जिसका घर में खेती बाड़ी खुद की हो, कर्मचारी हो, खेती से जुड़ा हो, घर के पावर हो, घर की महिलाएं थोड़ी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जहाँ भी ये काम चल रहा है, गुजरात में जैसे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में जैसे जींद है, नरवाना है, रोहतक है, हिसार है, जी, जितने भी एरिया हैं ये महिलाएं एक्टिव है बहुत। राजस्थान में भी मैं सुनता हूँ महिलाएं बहुत एक्टिव है, एक्टिव है। तो वहाँ हरियाणा में तो है ही है, गुजरात में भी है, गुजरात में भी है। और राजस्थान में भी है, जहाँ जहाँ महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं पुरुषों को, वही ये कामयाब है, अदरवाइज सब जगह फेल है। हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ देवास, रतलाम, इंदौर के आसपास कुछ एरिया, मालवा एरिया है, वहाँ पर कुछ है भैंस है, अदरवाइज देहातों में कहीं भैंस नहीं, कहीं नहीं मिली। बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमें जानकारी दी, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।